हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस। इस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, डिस्कस किया था, लेकिन अभी ये न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी स्टडी आईक्यू पे कोई भी कोर्स लेने के लिए आप मेरा डिस्काउंट कोड 033 यूज़ कर सकते हैं टू गेट 33% ऑफ। किसी भी कोर्स के लिए आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहली बात कि मेघालय का ये जो लिविंग रूट ब्रिज है, ये बहुत ही यूनिक है। एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन कल्चर किस तरह से रिलेटेड है। अब इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में। यहाँ पे हम मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में जाने से क्या मतलब है। देखिए, टेंटेटिव लिस्ट का एक प्रोसेस होता है। अब हर बार देखते हैं ना, न्यूज़ आती है कि इंडिया की इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। हर साल कोई ना कोई इस तरह की न्यूज़ आती है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए उससे पहले वो उस देश की टेंटेटिव लिस्ट में होनी चाहिए। टेंटेटिव लिस्ट का एक पूरा प्रोसेस रहता है, यानी जो भी स्टेट पार्टीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनको कहा जाता है कि आप अपनी अपनी टेंटेटिव लिस्ट जो है उन सारी प्रॉपर्टीज़ की जिसको आपका देश समझता है कि कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है और उसकी एक यूनिवर्सल वैल्यू है, उसको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की। तो फिर जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो अपनी लिस्ट प्रिपेयर करती हैं, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, मैनेजर्स, लोकल रीजनल गवर्नमेंट्स, लोकल कम्युनिटीज़, एनजीओज, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फिर जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो अपना टेंटेटिव लिस्ट सबमिट कर देती हैं। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव लिस्ट भी नहीं होनी चाहिए जब आप वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को दे रहे हैं। और कहा जाता है कि नॉमिनेशन, जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नॉमिनेशन होती है उससे पहले 1 साल पहले आपकी टेंटेटिव लिस्ट तैयार होनी चाहिए। और जो स्टेट पार्टीज हैं इसको री एग्जामिन कर सकती हैं, री सबमिट कर सकती हैं, और 10 साल में एक बार तो ज़रूर करना है। फॉर्मेट अगर आप इसका देखेंगे टेंटेटिव लिस्ट का, या तो इंग्लिश में आप फॉर्म भर सकते हो या फ्रेंच में भर सकते हो उन सब प्रॉपर्टीज़ का जो आप सोचते हो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा उनको मिलना चाहिए। जोग्राफिक लोकेशन कहाँ है उनकी, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, और ये भी जस्टिफाई करना कि क्यों ये इनका एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है। तभी आपकी जो साइट लिस्ट आपकी टेंटेटिव लिस्ट में होंगी, आगे जाके उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देगा, अगर उसको लगेगा कि हाँ ये डिज़र्व करता है। सो आई होप आपको टेंटेटिव लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, प्रिंट मीडिया में भी सेम न्यूज़, आप वेरियस आर्टिकल्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नज़र आएगा नेचर के बीच में और ह्यूमन कल्चर के बीच में। अब तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल भी होने लग गया है। एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे अपनाई गई है इकोनॉमी और इकोलॉजी को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी समय से काम जो है वो कर रही है। लोकली देखिए, ये इस तरह से रूट्स हैं। रूट ब्रिज का मतलब वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि इस तरह का ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है नेचुरल तरीके से, पेड़ की रूट्स से उसको एक्सटेंड करके। तो ट्राइबल कल्चर है बेसिकली, इसकी नॉलेज ट्राइबल्स को होती थी, लेकिन आज बहुत से इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इसको सिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। लोकली देखिए, इसको जिंगकाइंग जरी कहा जाता है। और इस तरह के ये इकलौता रूट ब्रिज नहीं है, हमको जितने मालूम हैं, जो प्रिंट मीडिया में आते रहते हैं, 100 नोन लिविंग रूट ब्रिजेस हैं जो ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 72 गांव ऐसे हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। वेस्ट जेंशिया हिल्स जो हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे एक एग्जाम्पलरी ह्यूमन इन्वायरमेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है कि लोग कनेक्टिविटी, रिजिलियंस, हर चीज़ का एग्जाम्पल आपको, इकोनॉमी, इकोलॉजी, सस्टेनेबल मेजर्स का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे रबर फिग ट्री के रूट्स यूज़ किए जाते हैं। इन रूट्स की कुछ खासियत है, फ्लेक्सिबल रूट्स हैं। आप इनको खींचिए, नीचे से एक रिवर जा रहा है, छोटा सा रिवुलेट आप कह लीजिए, रिवर तो बड़ा हो गया, रिवुलेट एक छोटा सा जा रहा है जिसके ऊपर से ये ब्रिज पूरा बना है और काफ़ी सालों से है।
अब जितने भी आपके रूट ब्रिजेस होते हैं, रूट्स को स्ट्रेच करके खींच के एक ही पेड़ का, सिंगल ट्री का, जो एक साइड स्ट्रीम के, यानी जहाँ से रिवर आपका या रिवरलेट जा रहा है उसके एक साइड पे पेड़ लगा होगा, उसके रूट्स को खींच खींच के इसको बनाया जाता है। अब देखिए अराउंड 15 से 20 साल लग जाते हैं इस तरह के नेचुरल ब्रिज को बनने में, लेकिन उसका जो लाइफ स्पैन है वो कई सेंचुरीज तक रहता है। अगर एक बार बन जाए 15 से 20 सालों में ये, क्योंकि नेचुरल तरीके से बनता है, तो फिर ये कई सेंचुरीज तक वैसा ही रहता है, इसकी स्ट्रेंथ रहती है। अगर हम इस जिंग केंग जरी लिविंग रूट ब्रिज जो है इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी रूट्स को इसी तरह से मैन्युपुलेट करके, क्योंकि अदरवाइज रूट्स आपकी नीचे जा रही हैं या साइड पे निकल के आएंगी, तो मैन्युपुलेट करने का मतलब है कि ट्राइबल अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको स्ट्रेच करके उसको एक ब्रिज की शेप देते हैं। तो ये कई सालों से, काफ़ी जनरेशन्स के लिए मेघालय में कनेक्टिंग पॉइंट बना हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई और डेवलपमेंट नहीं दिखेगी कि कॉन्क्रीट ब्रिजेस नहीं दिखेंगे, आपको ये रूट ब्रिज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अराउंड 15 to 250 फीट और सेंचुरीज हो गए इसको बने हुए। ये ब्रिजेस जो हैं स्ट्रीम्स, रिवर्स क्रॉस करने के लिए काम आते हैं और वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी बन चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल रिसर्चर्स, इंजीनियर्स इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से मॉडर्न आर्किटेक्चर में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, यानी सिटीज़ में बिल्डिंग बना रहे हैं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली करने के लिए वर्ल्ड में इसको वो अपनाना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको हम वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा स्पेशल क्या है इस ब्रिज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज यूज़ हो रही है वो ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज है कि किस तरह से रूट्स को ट्रेन किया गया है, कौन से पेड़ के, इंडियन रबर ट्री के, ताकि वो इस तरह से ग्रो करे पूरे स्ट्रीम ब्रेड के ऊपर से और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। अब ये जो प्रोसेस है, देखिए इंडियन रबर ट्री यूज़ किया जाता है जिसका नाम है फिकस इलास्टिका, ओके, या फिर कई बार नेटिव बैम्बू ट्रंक्स आपकी, उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। अब जो इंडियन रबर ट्री की रूट्स होती हैं, इसको बैम्बू ट्रंक्स, जिनको बीच में से हॉलो कर दिया गया होता है, खाली कर दिया गया होता है, उससे इसको कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली इससे उसको न्यूट्रिशन भी मिलती है और वेदर से प्रोटेक्शन भी मिलती है, वरना रूट तो खराब हो जाएगी जल्दी, लेकिन बैम्बू की जो ट्रंक्स हैं वो उसको प्रोटेक्शन वेदर के खिलाफ प्रोवाइड करती हैं और उसका पूरा एरियल रूट गाइडेंस सिस्टम भी बन जाता है कि उसको उस रूट को कहाँ कहाँ से गुजरना है। अब ओवर द टाइम क्या होता है कि एरियल रूट्स, ये जो हवा में रूट्स हैं, ये इंक्रीज हो जाती हैं, इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, थिकनेस भी इंक्रीज हो जाती है और इसके बाद इनको बैम्बू ट्रंक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शुरू में अगर आप देखेंगे जो रूट्स हैं बिल्कुल नाजुक होती हैं, डेलिकेट होती हैं, तब उनको सहारा बैम्बू ट्रंक्स का दिया जाता है ताकि वो उसको देख देख के उसके ऊपर ग्रो करती रहें। लेकिन विद टाइम वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं खुद ही और उनको बैम्बू ट्रंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फिकस इलास्टिका क्या है, इसी को रबर ट्री है जिसको यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये इलास्टिक हैं इसके रूट्स बहुत, और रूट्स बहुत जल्दी कंबाइन हो जाती हैं, प्लांट्स रफ रॉकी सॉइल्स में भी ग्रो कर जाते हैं, ऐसे बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उनको नहीं चाहिए। आर्किटेक्चरल स्कोप की बात करें कि मॉडर्न आर्किटेक्ट में क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो जर्मनी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अराउंड 77 इस तरह के ब्रिजेस जो हैं खासी और जेंशिया हिल्स मेघालय में, उनको 15, 16, 17, 2000 की बात हो रही है, यहाँ पे उनको इन्वेस्टिगेट किया है। अभी कोई खास बहुत अच्छा डेवलपमेंट टेक्निक हमारे सामने नहीं आया है, बट इस पे जो रिसर्च है वो चल रही है। तो क्या हम इसको कहीं और रेप्लिकेट कर सकते हैं? तो वही बात है, जब तक कि कोई पुख्ता टेक्निक इसमें जो डेवलप होती, क्योंकि अभी तक सब अर्ली रिसर्च फेस में ही हैं, उसके बाद ही इसको रेप्लिकेट या किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली जिस तरह से बहुत फेमस हो गया है, टूरिस्ट फुटफॉल ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे डिट्यूरेशन भी देखी जा रही है कि रूट ब्रिजेस जो हैं थोड़े ख़राब हो रहे हैं। और इस तरह के हंड्रेड्स ब्रिजेस हैं, जैसे 2 और पॉपुलर ब्रिजेस हैं, रिवाई रूट ब्रिज, ओमशियांग डबल डेकर ब्रिज। तो टूरिज़्म ग्रोथ की वजह से काफ़ी नुकसान इनको हुआ है, बहुत ज़्यादा लास्ट 10 सालों में एडवर्स नुकसान हुआ है जब से मॉडर्न आर्किटेक्चर भी आया, क्योंकि आगे पीछे टूरिस्ट के लिए कंक्रीट पाथ्स इन्होंने बना दिए हैं। फिर इन ब्रिजेस में क्रैक्स देखे जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि दे आर टू वीक। अगर एक कैपेसिटी से ज़्यादा लोग इस ब्रिज पे चढ़ेंगे तो उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट
किसको कहा जाता है? ये वो लैंडमार्क एरिया होता है जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग। और इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। या किसी भी देश का कोई इस तरह का मॉन्यूमेंट है, कोई ऐसी जगह है जिसकी हिस्टोरिक और कल्चरल वैल्यू है और वो काफ़ी यूनिक है, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। ओके, ये चीज़ लिखिए, कल्चरल, हिस्टोरिकल या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, किसी तरह का सिग्निफिकेंस उसका होना चाहिए। और टू बी सिलेक्टेड, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनिक भी होना चाहिए और हिस्टोरिकली भी उसको लोग आइडेंटिफाई करें उसके कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए। टेंटेटिव लिस्ट में अगर आप देखेंगे 29 मार्च 2022 की प्रिंट मीडिया में न्यूज़ है कि 3 साइट्स इस बार इंक्लूड की गई हैं टेंटेटिव लिस्ट में। बाकी 2 साइट्स जो हैं, जियोग्राफिस है कोस्टल कोंकण रीजन महाराष्ट्र में, और श्री वीरभद्रा टेम्पल है मोनोलिथिक बुल नंदी जिसको बोलते हैं लिपाक्षी टेम्पल, आंध्र प्रदेश में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंट मीडिया आप देख सकते हैं यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में कौन कौन से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। बाकी क्वेश्चन आपके लिए, इन विच ईयर इंडिया एक्सेप्टेड द कन्वेंशन मेकिंग इट साइट्स एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन लिस्ट ऑफ यूनेस्को? 1976, 1977, 78, 79। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में बता सकते हैं। पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर आप जान सकते हैं वहाँ पे। बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।